हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एनटीए नेट कॉमर्स बाय रिचा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाली हैं बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 6 में हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो हम आज देखेंगे हेनरी फेयोल ने जो मैनेजरियल क्वालिटीज़ दी उनको देखेंगे और उसके बाद देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले वाली सीरीज में जिसमें पार्ट 1, 2 और 3 में हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया एंड 4 एंड 5 में हमने FW टेलर के प्रिंसिपल और जो भी उनकी थ्योरीज थी उनको डिटेल में समझा। अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने थ्योरीज का प्रॉपर क्लासिफिकेशन बताया है कि किस तरीके से मैनेजमेंट की थ्योरी को प्रॉपर वे में क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसमें एक थ्योरी हमने कवर कर ली है और अब हम दूसरी थ्योरी कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल के बारे में, जो कि हमने देखा था कि क्लासिकल थ्योरी, 3 क्लासिकल थ्योरी होती हैं, FW टेलर की, हेनरी फेयोल की एंड मैक्स वेबर की। तो आज हम बात करने वाली हैं हेनरी फेयोल के बारे में। ठीक है, हेनरी फेयोल को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है? हेनरी फेयोल। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? FW टेलर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और 14 प्रिंसिपल किसने दिया था? 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया था। ठीक है, 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया। और उसके साथ ही साथ ये जान लेते हैं इंडिविजुअल पे वर्क किसने किया? FW टेलर ने। और ऑर्गेनाइजेशन पे काम किसने किया? हेनरी फेयोल ने। ठीक है, ये सारी बातें बहुत ही सिंपल हैं। अब हम देखते हैं कि हेनरी फेयोल का क्या स्ट्रक्चर था मैनेजमेंट के लिए। तो उन्होंने क्या बताया? मैनेजरियल क्वालिटीज़ को बताया। ठीक है, एक मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, किसको माना जाए कि ये एक मैनेजर की तरह परफॉर्म कर सकता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसको देखेंगे। एंड देन हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद उन्होंने बताया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के बारे में एंड फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो इस सीरीज में हम देखेंगे मैनेजरियल क्वालिटी कि एक इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होगी जिसको कि मैनेजमेंट कहा जाए, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके आगे आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ हेनरी फेयोल का जो अप्रोच है उसका क्रिटिसिज्म। और उसी के साथ साथ हम एक कंपैरिजन चार्ट भी देखेंगे हेनरी फेयोल और FW टेलर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैनेजरियल क्वालिटीज़। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ मैनेजमेंट के अंदर, एक मैनेजर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि वो फिजिकल, ठीक है, उसकी फिजिकल पावर को देखा जाएगा, मेंटल पावर को देखा जाएगा, उसका मोरल चेक किया जाएगा, एजुकेशन कितना क्वालिफाइड है, ठीक है, टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसको याद रखने का एक छोटा सा निमोनिक्स है, आप चाहें तो उसे याद उससे कर सकते हैं, PM मीट। ठीक है, मैंने इसी तरीके से इसको याद किया था, PM मीट, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि मैनेजरियल क्वालिटीज़ के अंदर नहीं आते हैं, या सेलेक्ट करो उन क्वालिटीज़ को जो कि एक मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, जो हेनरी फेयोल ने बताया था। तो PM मीट, P फॉर फिजिकल, M फॉर मेंटल मोरल एंड E फॉर एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड T इज फॉर टेक्निकल। ओके, तो अब देखते हैं मैनेजरियल क्वालिटीज़ में 6 टाइप की उन्होंने क्वालिटीज़ बताई। फिजिकल का मतलब क्या हुआ? जो कि हेल्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, एंड देन आता है मेंटल यानी कि मेंटल एबिलिटी के बारे में, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो कितना अच्छे से समझ पाता है, ग्रास्पिंग पावर कितनी अच्छी है, कितना अच्छा जजमेंट ले सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि मैनेजर को आगे चल के डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, तो उसकी मेंटल पावर को भी चेक किया जाएगा। एंड देन चेक करेंगे मोरल, मतलब कि यहाँ पे इमोशंस को देखा जाएगा। ठीक है, कि वो कितना फर्मनेस है, ठीक है, कि उसकी इनिशिएटिव आइडियाज़ कितनी हैं, लॉयल्टी, ट्रुथनेस, इंथुजियाज्म, इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं।
एंड देन आता है एजुकेशन, जो कि आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट वो क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड देन आती है टेक्निकल पावर कि पर्टिकुलर फंक्शन को वो कितने टेक्निकल तरीके से कर सकता है, कितना अच्छा कि कितना इनोवेटिव तरीके से काम को वो कर सकता है। एंड देन मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपीरियंस होना, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो वो बेटर वे में डिसीजन ले सकता है, ज़्यादा अच्छा सोच सकता है, ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। ओके, तो ये ही कुछ होती हैं मैनेजमेंट की क्वालिटीज़। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको पता है 14 प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के। वन बाय वन हम इन सभी प्रिंसिपल को कवर करेंगे, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सेंट्रलाइजेशन, रिम्यूनरेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, इनिशिएटिव्स, स्प्लिट दी क्रॉप्स, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड सबऑर्डिनेशन। वन बाय वन हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे और आप चाहें तो उसका नोट्स भी हमारे साथ बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ? व्हेन एम्प्लॉयज आर स्पेशलाइज्ड, आउटपुट कैन इंक्रीज बिकॉज दे बिकम इंक्रीजिंगली स्किल्ड एंड एफिशिएंट। यानी कि डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम को आप प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि अगर अभी आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप जेआरएफ की प्रिपरेशन करें, बट अगर आप अपने सब्जेक्ट को, जैसे पेपर 1 पेपर 2 है, इस काम को प्रॉपर वे में डिवाइड करके सीरीज वाइज नहीं करते जाएंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो काम को अच्छे से करने के लिए वहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एक मैनेजर के पास, जैसे हमने देखा था कि मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजर होते हैं, फिर मिडिल लेवल होते हैं, एंड इसके बाद इसके नीचे आते हैं इनके सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं वो अपनी अथॉरिटी, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपना काम टाइम पे ख़त्म करने के लिए वो क्या करेंगे? अपना कुछ वर्कलोड अपने नीचे वाले अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया करेंगे, ठीक है। और जब उनको हम वर्कलोड देंगे तो उसी के साथ साथ उनको हम कुछ अथॉरिटी भी दे देंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि जब हम उनको काम दे रहे हैं तो अथॉरिटी देंगे, जब अथॉरिटी देंगे तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है, काम को करने की। यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिटेल में हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि जब काम बहुत ज़्यादा होता है मैनेजर के पास तो वो अपना काम टाइम पे करवाने के लिए अपना काम सबऑर्डिनेट्स को दे सकते हैं। मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स, ठीक है, वो अपने वो ऑर्डर्स दे सकते हैं, बट दे मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट विद द अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। एंड देन आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए, प्रॉपर वे में हमको रेडी होके जाना चाहिए, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। हमको डिसिप्लिन में रहना चाहिए ना। अब यहाँ ये तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं पे जाएंगे, जॉब करेंगे तो आप घर की तरह तो नहीं, वहाँ पे कुछ भी बात हुई तो आप चिल्लाने लग गए, ऐसा तो नहीं होता ना। वहाँ पे तो प्रॉपर डिसिप्लिन में आप काम करते हो, ठीक है। एंड देन आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन डायरेक्ट सुपरवाइजर, मतलब एक ही पर्सन होगा जो कि डायरेक्शन देगा, वन बॉस, ठीक है। इतना ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पर क्या होगा? वन बॉस होगा यूनिटी ऑफ कमांड में। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा? वन गोल, ठीक है। एक ही गोल के लिए सब लोग काम करेंगे, वन गोल, टीम विद द सेम ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल के गोल के लिए काम नहीं किया जाता, हम क्या करते हैं? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वन गोल होता है, टीम विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। दिस इज इंश्योर्ड दैट एक्शन इज प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। तो
यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो गया, वन बॉस, डायरेक्शन क्या हो गया, वन गोल, ठीक है। एंड देन है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, दिस प्रिंसिपल रिफर टू हाउ क्लोज एम्प्लॉयज आर टू बी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब सेंट्रलाइजेशन होना, ठीक है। जैसे ये समझ लीजिए, इस तरीके से आपको एक बॉस होगा, एक गोल होगा, तो एक तरीके से आपका जो डिसीजन मेकिंग भी होगा एक सेंट्रलाइज होगा, ठीक है, सेंट्रलाइज तरीके से होगा। अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हम बाद में इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है, ठीक है। एंड देन आता है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रिम्यूनरेशन इज नथिंग ओनली लाइक अ सैलरी, ठीक है, जहाँ पर हम रिम्यूनरेशन ज़्यादातर जो मैनेजर को दिया जाता है वहाँ पर उनको रिम्यूनरेशन दिया जाता है, वो कुछ परसेंटेज के बेसिस पे, कंपनी के प्रॉफिट के बेसिस पे होता है। बट रिम्यूनरेशन इज दी फेयर वेजेस की जहाँ पर बात होती है कि जो जिस हिसाब से काम किया जाए उस हिसाब से उनको पेमेंट भी मिलनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है रिम्यूनरेशन पे, उनकी सैलरी पे, ठीक है। एंड देन आता है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, बातचीत से रिलेटेड होता है स्केलर चेन। और स्केलर चेन में क्या होता है कि यहाँ पर एक डायरेक्शन में बात की जाएगी, जैसे कि अब आप टॉप लेवल पे है मैनेजर, इसके नीचे वाले से इसको बात करनी है, तो ऐसे एक प्रॉपर वे में एक चेन होती है जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन होगा। एक मैनेजर जो है अपने सबॉर्डिनेट और उसके नीचे सबॉर्डिनेट और लोअर वर्कर तक अपनी बात को पहुंचा सकता है, या उनको बुला सकता है, या अगर लोअर जो वर्कर हैं वो डाउनवर्ड से अपवर्ड भी एक सीक्वेंस में ऊपर जाएंगे, दैट इज द स्केलर चेन, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक गैंग प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी गैंग प्लैंक की कम्युनिकेशन के लिए। जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई इमरजेंसी आती है या कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर बहुत जल्दी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे गैंग प्लैंक ने इसका एक थ्योरी दी, ठीक है। उस थ्योरी को हम बाद में देखते हैं कि क्या है। तो स्केलर चेन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन होगा कैसे, अपवर्ड सीक्वेंस होगा और डाउनवर्ड भी एक सीक्वेंस में होगा, ठीक है। एंड ऑर्डर का मतलब होता है सब चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर में किस बात पे ध्यान रखा जाएगा, प्लेस पे, कि सब सामान, सब चीज़ें, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ अपनी जगह पर प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि सबको इक्वल माना जाए, ठीक है, यानी कि अब ऐसा ना हो कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, मैनेजर हो, वर्कर हो, सबॉर्डिनेट्स हो, कोई भी है, उनके साथ फेयरनेस होनी चाहिए। मैनेजर शुड बी फेयर टू द स्टाफ ऑल द टाइम। मतलब किसी एक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है या कुछ लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगी, इक्विटी होगी, ठीक है, समानता होगी। एंड देन आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का फ्रेंड्स मतलब होता है पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब आप पूछोगे पार्टिसिपेशन क्या होता है। पार्टिसिपेशन मतलब कि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करना हो या फिर कुछ नए आइडियाज़ लेकर के आने हो, किसी काम को करने के नए तरीके से किसी काम को करना हो, तो वो वर्कर को भी पूरी की पूरी फ्रीडम होती है कि वो उस काम को अपने तरीके से कर सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज शुड बी गिवन द नेसेसरी लेवल ऑफ फ्रीडम टू क्रिएट एंड कैरी आउट प्लान्स। एंड देन आता है स्प्लिट दी क्रोप। स्प्लिट दी क्रोप का मतलब होता है टीम स्प्रिट की बात होती है, जहाँ पर टीम वर्क की बात होती है। ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू प्रमोट टीम स्प्रिट एंड यूनिटी। आपको एक यूनिटी में काम करना होता है, ठीक है। टीम लोग, यहाँ पे आई नहीं यूज होता है, हियर यूज वी, ठीक है। हमने ये काम किया, एक अकेला पर्सन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो स्प्लिट दी क्रोप में क्या होगा, टीम वर्क, ठीक है। एंड देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जर्नलाइजेशन।
द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसी एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम जर्नलाइजेशन की बात करेंगे। अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई नए रूल्स लाने हैं, तो किसी एक पर्सन को देख करके हम नए रूल नहीं लाएंगे, हम ग्रुप के लिए जर्नलाइज जो चीज़ हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है वर्कर। ठीक है, वर्कर कह लेते हैं या एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर की बात हो रही है कि उनका टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं कि वो ज़्यादा जॉब को स्विच ना करें। मैनेजर शुड स्ट्राइव मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, ठीक है, तो पर्सनल प्लानिंग शुड बी प्रायोरिटी, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्लानिंग होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, तो आगे देखते हैं यहाँ पर गैंग प्लैंक। हमने बताया था कि गैंग प्लैंक किसके लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर बात करने की बात होती है कि कैसे बात की जाएगी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी कोई अर्जेंसी आए, ठीक है, कोई अर्जेंसी आए, जब जल्दी बात पहुंचानी है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर क्या होगा, गैंग प्लैंक के रूल को फॉलो किया जाएगा। मतलब ऊपर बैठा हुआ कोई भी मैनेजर है, वो ज़रूरी नहीं कि ए को बी से बात करनी है तो वो पहले बात यहाँ पर जाएगी फिर वो बात यहाँ पर आएगी, ऐसा नहीं होगा। वो अपने लेवल वाले लोगों से बात कर सकता है इमीडिएटली। ठीक है, इट इज़ द सिचुएशनल, इट इज़ द टेम्परेरी। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब अर्जेंसी आएगी तो वो अपने लेवल वाले लोगों से बात कर सकता है, अदरवाइज हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। और एक और बात, इसको लेवल जंपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेवल जंपिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द गैंग प्लैंक। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।